बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां हम खेती किसानी, किसानों से संबंधित विभिन्न विषय लेकर आते हैं, उन पर विस्तार से चर्चा होती है और साथ ही फोन के माध्यम से हम आपकी समस्याओं को, आपके सवालों को सुनते हैं। हमारे एक्सपर्ट उन सवालों के लाइव जवाब देते हैं। इसीलिए हम इस कार्यक्रम को कहते हैं हेलो किसान, यानी किसानों से सीधी बात, उनकी समस्याओं का समाधान, वो भी लाइव। तो आज कौन सा विषय है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिस पर लेंगे आपकी कॉल्स? आइए नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा विषय है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस पर हम चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही आपके सवालों को भी जानना चाहेंगे। अगर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई समस्या है, तो आप इस मंच पर अपनी बात रख सकते हैं। 2 टोल फ्री नंबर है जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें, 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। नंबर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके साथ ही आप हमें ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। ईमेल पता भी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी है। तो जब भी आप हमें कॉल करें तो कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे आप नेटवर्क क्षेत्र से ही बात करें। जब भी आप फ़ोन करें टेलीविज़न की वॉल्यूम को कम कर दें और अपने सवाल से पहले अपना नाम, अपने क्षेत्र के बारे में ज़रूर बताएं। ईमेल करें तब भी सवाल पूरा लिखें, अपना नाम लिखें और अपने क्षेत्र के बारे में भी उसमें जानकारी दें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के जो 2 मेहमान हैं जो कि आज के विषय पर न सिर्फ आपको नई नई जानकारियां देंगे बल्कि आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे, वो भी लाइव। तो चलिए उनसे मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप सहायक आयुक्त हैं फसल बीमा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में। और जो तमाम इससे जुड़ी हुई बातें हैं, जो फसल बीमा योजना से जुड़े बिंदु हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे आपसे और दर्शकों के भी कॉल्स होंगे। हमारे दूसरे मेहमान हैं कृष्णा प्रसाद जी। आप मुख्य प्रबंधक हैं भारतीय कृषि बीमा कंपनी नई दिल्ली से। और आपसे हम ये समझेंगे किस तरीके किसानों तक पहुंचा जा रहा है, उनके क्लेम को लेकर क्या स्थिति है, अभी किसानों का कितना रुझान दिखाई दे रहा है, पहले से कितनी संख्या किसानों की बढ़ी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर, क्योंकि अब इसे ऐच्छिक कर दिया गया है। अगर किसान इसे लेना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है और अगर इसे नहीं लेना चाहते तो इसको सरेंडर भी कर सकते हैं। तो इसके बाद किस तरह की स्थिति है ये भी हम जानेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले इस पूरी योजना के बारे में हम समझते हैं, जिसे हम सरकार की तरफ से एक किसानों की सौगात है और उनके लिए सुरक्षा कवच है। कई बार ऐसी अप्रिय घटनाएं हो जाती है, मौसम की मार है या फिर कोई और ऐसी घटना जिससे किसानों की पूरी फसल चौपट हो जाती है और वो स्थिति बहुत ही गंभीर रहती है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उनके लिए एक सहारे जैसा है। ऐसी विकट स्थिति में कैसे उन्हें एक वित्तीय सहायता मिलती है और वो इससे बाहर निकलने में कामयाब होते हैं। तो सर, सबसे पहले इस योजना के बारे में हम समझ लेते हैं कि क्या इसका प्रारूप है, किस तरीके से किसानों के जीवन में इससे एक सहारा कह सकते हैं। देखिए, किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि देखिए आप जब फसल उगाते हैं, खेती करते हैं, तो आप उसमें पूंजी लगाते हैं और आप ये देखेंगे कि जो कृषि है भारत में ज़्यादातर क्षेत्रों में पूरी प्राकृतिक पर निर्भर करती है। कभी बारिश होती है, कभी नहीं है, कभी कीट है, कभी बहुत सारे चीज़ में इसमें जोखिम है जो लगे रहते हैं। तो इसमें सरकार की ये परिकल्पना रही है हमेशा से कि आप जो खेती बाड़ी करें तो आपको एक जो आय आनी चाहिए, उस आय में गिरावट ना हो, वो आय आपको सुनिश्चित बना रहे, ताकि आप जो है अपने
अपनी आर्थिक स्थिति और अपने आर्थिक क्रियाकलाप जो आपने सोच रखे हैं परिवार के लिए, आगे के लिए, भविष्य के लिए, तो उसमें कठिनाई ना हो, इसलिए फसल बीमा योजना भारत सरकार ने शुरू की है। और इसमें जो है पहले भी योजना चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से जो क्रियान्वित की गई है, उसमें किसानों को बहुत विचार विमर्श के बाद में किसानों के हर एक समस्याओं को समझा गया और इसमें योजना में सभी चीज़ों को शामिल किया गया। इसमें जो है पहले की बीमा योजना में जो थी, जो केवल खड़ी फसलों की बीमा होती थी, इसमें बुआई पूर्व से लेकर फसल कटाई तक की जोखिमों को कवर किया गया है। पहले जो बीमा योजनाएं थी जिसमें केवल क्षेत्रवार हम लोग आकलन कर पाते थे जो फसल की क्षति होती थी, इसमें दोनों व्यवस्था की गई है कि आपको क्षेत्रवार आकलन के आधार पर भी बीमा दावों का भुगतान होगा। इसके अलावा जो है आपको कुछ स्थानीय आपदाएं हैं, कुछ आपदाएं ऐसी होती है जो बृहत रूप से ज़्यादातर क्षेत्रों को प्रभावित करती है, कुछ आपदाएं जो है कुछ क्षेत्रों को प्रभावित करती है। तो जो कुछ क्षेत्रों को जो स्थानीय आपदा उसको कहते हैं, उनको चिन्हित किया गया है और उसमें खेतवार आकलन का प्रावधान किया गया। यानी जो पहले एक होता था ब्लॉक स्तर पर अगर नुकसान हुआ है उसके बाद भुगतान होता था, तो अब यहाँ पर एक जो सबसे जो इकाई है, जो सबसे छोटी कह सकते यूनिट है, वो एक खेत हो गया है। खेत हो गया जिसमें क्षति होती है। इससे क्या होगा कि हम समानुपात रूप से जितनी आपकी क्षति हुई है उसके समानुपात रूप से हम आपको बीमा दावा देना सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें हैं, प्रीमियम रेट कम कर दिए गए हैं, आपको जो है इसमें जो इनरोलमेंट के जो प्रोसेस हैं बहुत सरल किए गए हैं, सभी स्टेक होल्डर्स को अकाउंटेबल बनाया गया है ताकि कम समय में हम लोग जो क्लेम दे पाएँ उसके लिए पूरी एक समय सारणी बनाई गई है, उसको हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करवाते हैं। इसके अलावा जो है सबसे मुख्य इसमें जो है कि इस योजना के क्रियान्वयन में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा समावेश किया गया। बिल्कुल, तो नई तकनीक से देखिए अब नुकसान जो है उसकी भरपाई होगी। जब तकनीक का सहारा होता है तो चीज़ें और सटीक होती हैं और पारदर्शी होती हैं, और यही प्रयास इस योजना में भी किया गया है। 2016 से इसकी शुरुआत हुई, शुभारंभ हुआ था और अब हम 2023 में हैं। कैसा रहा पूरा ये सफ़र, कार्यक्रम के दौरान हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और कृष्ण प्रसाद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब किसानों में किस तरीके का आप रुझान देख रहे हैं, या फिर उनकी तरफ से किस तरह आपको लगता है कि पहले से चीज़ें सकारात्मक हुई हैं? क्योंकि एक समय था जब भी किसान अगर लोन लेता है या फिर क्रेडिट कार्ड लेता है, किसान क्रेडिट कार्ड, तो अपने आप ही ये बीमा हो जाया करता था। उस पर कई किसानों ने राय दी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो तब से हमें क्या फ़र्क नज़र आता है? इसमें ऐसा है कि जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई थी तो ये जो लोन लेते थे किसान, ऋणी किसान, उनके लिए कंपलसरी किया गया था। और बाद में किसानों के कुछ ग्रुप के द्वारा ऐसा महसूस किया गया कि नहीं, ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए, अन्य बीमा की तरह किसानों के ऊपर निर्भर होना चाहिए, ये कंपलसरी उनके लेना है या नहीं लेना है वो किसान के ऊपर होना चाहिए। तो खरीफ 2020 से इसको भारत सरकार के द्वारा ऑप्शनल किया गया है। इसमें जो किसान लोन लेते हैं लेकिन अपनी फसल का बीमा नहीं कराना चाहते हैं, वो कट ऑफ डेट से 7 दिन पहले अपने बैंक में लिखित में देंगे कि मैं अपने लोन जो किसान फसल लोन लिया हूं उसका बीमा नहीं कराना चाहता हूं, तो उनका बीमा नहीं होगा। तो ये किसान भाई नोट कर लें, जो भी सीजन हो, खरीफ सीजन या रबी सीजन, जो लास्ट कट ऑफ डेट है उस फसल के लिए उस राज्य का, उससे 7 दिन पहले लिखित में बैंक में सूचना दे दें। प्रायः देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों को छोड़कर मैक्सिमम जगह पे हमारे किसान की संख्या में वृद्धि ही हुई है, कमी नहीं पाई गई है। जी बिल्कुल। तो और यहाँ पर ये भी मैं दर्शकों को बता दूं कि जिन क्षेत्रों की भागीदारी कम है या फिर जहाँ पर ये कम किसानों ने बीमा कराया है, उन्हें भी सरकार फोकस कर रही है। वहाँ प्रचार प्रसार और बेहतर किया जाए और समझा जाए ग्राउंड जीरो पर जाकर कि आखिर स्थिति क्या है, क्यों किसान इसमें कम जुड़ रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए देखते से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जो आपदा में किसान को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में फसल बीमा योजना की शुरुआत की। ये योजना खेती में होने वाले जोखिम की भरपाई करती है। योजना के तहत खरीफ के लिए 2%, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम देय है। वहीं बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। इस योजना में किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम की दरें बहुत कम रखी गई है। साथ ही शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है।
बस इस बात का ध्यान रहे कि फसल बुआई के 10 दिन के अंदर किसान को आवेदन करना होता है। फसल बीमा योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला किसानों के अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन यानी बैंक जाकर और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से फॉर्म लिए जाते हैं। फॉर्म ऑनलाइन के लिए pmfby.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफलाइन फॉर्म के लिए नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर आवेदन दिया जा सकता है। पंजीयन के बाद सारी जानकारी किसान मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। इसे और सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के डिजिटल दावा निपटारा मॉड्यूल डिजी क्लेम का शुभारंभ किया गया। इसकी शुरुआत के साथ दावों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकेगा। पिछले 6 साल से संचालित इस योजना के अंतर्गत बीमित किसानों को उनकी उपज के नुकसान की भरपाई के रूप में अभी तक 1,32,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस दिशा में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का भी बड़ा योगदान है। तो भी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें इस योजना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें आपने जानी हैं। फिलहाल अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। और आज के कार्यक्रम के हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो जी। हेलो जी जी पवन जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हमने फसल बीमा कराया था खरीफ फसल 2022 का। जी, उसकी कंप्लेंट की थी, हमारे पे सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन कुछ लोगों के तो आया प्रीमियम पैसा बीमा का और कुछ लोगों के नहीं आया। क्लेम आपको नहीं मिला, आपका ये कहना है। हमारे फसल कौन सी फसल ली थी आपने पवन जी? अब क्यों, कैसे खराब हुआ था? हमने खरीफ की फसल। और खराब कैसे हुई थी फसल आपकी? अतिवृष्टि की ज्यादा बारिश पकने के बाद बारिश हो गई। ठीक है सर, ये हम अक्सर देखते हैं कि ये सवाल आता है या फिर ये शिकायत आती है कि बीमा तो कराया हमने लेकिन हमें क्लेम नहीं मिला, तो क्या वजह हो सकती है? देखिए किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि इसमें जो है बीमा दावों का भुगतान जो होता है वो किस किस कारणों पर निर्भर करता है। तो देखिए आप जो उपज आंकड़े होते हैं जिसमें कुछ क्षेत्रवार आधार पर जो होती है बीमा योजना की दावों की गणना में, तो उसमें जो उपज आंकड़े होते हैं वो राज्य सरकार उपज आंकड़े क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर निकालती है। अगर जो थ्रेशोल्ड से कम होता है तो उस जगह के उस बीमित क्षेत्र के सभी किसानों को माना जाता है कि सभी को क्षति हुई है और समान रूप से दिया जाता है। कुछ क्षेत्र को जैसे बताए थे पहले भी कि स्थानीय आपदा के कारण जो भी जोखिम है उसके कारण से होते हैं, तो फिर आपको सूचना देना आवश्यक है। सूचना देने के बाद आपको खेतवार आकलन होगा। बीमा कंपनी एवं राज्य सरकार के संयुक्त समिति होती है, गठित की गई है इसके लिए, वो करते हैं और उसके आधार पर बीमा दावों का भुगतान होता है। तो जैसा कि किसान भाई तो फसल का नाम नहीं बता पाए, फसल का नाम अगर बताते तो हम ज़्यादा सटीक रूप से खरीफ फसलों में फसल का नाम नहीं बताएं। उनका अतिवृष्टि के कारण से हुआ है तो हम समझ रहे हैं कि इनका क्षेत्रवार आकलन के आधार पर बीमा दावों का भुगतान होना है। तो अभी जो बीमा दावों का भुगतान राजस्थान में अभी डला है और डिजी क्लेम के माध्यम से कुछ किसानों का भुगतान हो चुका है और कुछ का जो है बैंकिंग त्रुटि वगैरह के कारण जो है उसके कारण रह गया है। तो केवल ये किसान सुनिश्चित कर लें कि अगर जो है आपके क्षेत्र में अन्य किसानों को भुगतान हुआ है और आपको नहीं मिला है तो आप जो है इसका तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। आप जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर जो शिकायत निवारण तंत्र बनाए गए हैं उसमें शिकायत कराएं, तो आपको उचित जवाब भी मिलेगी और क्या कारण है, क्या उपज आंकड़े हैं, सारे चीज इसकी विस्तृत आपको जानकारी दी जाएगी। जी विपिन हमारे साथ दर्शक सागर से इन्होंने कॉल किया है। जी विपिन जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्ते मैम, हमारे नमस्कार। मेरे 2-3 सवाल हैं। बिल्कुल बताएं। जी पहला सवाल ये था मेरा कि केसी जिन लोगों के पास केसीसी है तो वो लोन लेते हैं, तो अगर लिख कर नहीं देंगे तो क्या ऑटोमेटिक ही अभी भी होता है बीमा या नहीं होता है? पहला सवाल ये था।
और दूसरा सवाल ये था कि जिन लोगों के पास केसीसी नहीं है, क्या वो लोग भी बीमा करा सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के अंदर भ्रांति रहती है कि हमारे पास तो क्रेडिट कार्ड है ही नहीं तो बीमा होगा या नहीं होगा। तो दूसरा सवाल ये था। और तीसरा सवाल ये था कि खरीफ 2023 के बीमा कब से शुरू होंगे? खरीफ 2023 के बीमा कब से शुरू होंगे? पहला इनका एक जो दूसरा सवाल था वो है कि केसीसी अगर नहीं बनवाया तो भी क्या बीमा होगा या नहीं होगा, इसको लेके आशंका है। और पहला भी जी मैं तीनों जवाब आपको देता हूं। पहले तो आपको केसीसी और फसल बीमा योजना दोनों के लिए आपको आधार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि भारत सरकार के बहुत सारे योजनाओं में लाभान्वित को चिन्हित करने के लिए जिसमें गलत हम लाभान्वित को लाभ नहीं मिल पाए या डुप्लीकेट दोबारा ना मिल पाए, तो इसलिए भारत सरकार की पहल रही है कि जो जितने मुख्य योजनाएं हैं सब में आधार कंपलसरी कर दिया गया है। तो दोनों योजनाओं में आधार कंपलसरी है, क्योंकि हम किसान को हम लोग ये देते हैं और किसान ये योजना का लाभ लेते हैं और किसान के पास आधार नंबर हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि आप जो है अगर केसीसी नहीं लिए हैं तो इसमें केसीसी आपके पास है या नहीं है। जो भी फसल अधिसूचित हुए हैं, आप अगर उसकी खेती कर रहे हैं, चाहे आप बटाईदार के रूप में कर रहे हैं या स्वयं आपकी खेत है, तो आप इसके पात्र हैं। केवल फसल अधिसूचित होनी चाहिए राज्य सरकार के माध्यम से और वो आप फसल लगा रहे होंगे। तीसरा क्वेश्चन था इनका कि खरीफ फसल की जो है आपके कब से इनरोलमेंट होगा। देखिए, ये हमारे तरफ से जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर ये जो है राज्य सरकार को टेंडर के माध्यम से बीमा कंपनियों को चयनित करके ये पोर्टल पर डिजिटाइज करके शुरू करना होता है। मध्य प्रदेश से आप किसान भाई हैं, मध्य प्रदेश में टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर अभी आज या कल में मिलना है। उसके बाद जल्द से जल्द डिजिटाइज करके इनको उपलब्ध कराया जाएगा, सूचित किया जाएगा। इसीलिए हम लोग ना सभी स्टेक होल्डर को सेंसिटाइज करने के लिए 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हम लोग फसल बीमा सप्ताह मना रहे हैं। इसमें सभी स्टेट को सुनिश्चित करना है कि हम जो है इनरोलमेंट शुरू कर दें। जो भी टेंडर प्रोसेस है सारे चीज़ को कंप्लीट करते हुए 1 जुलाई से सभी जगह जो है इसमें बीमांकन आरंभ कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये कुछ बातें हैं जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें इससे ज़रूर लाभ होगा। और अगर अभी भी आपके मन में कुछ प्रश्न हैं तो हमें फ़ोन करें, क्योंकि अभी हमें एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद ज़रूर आपके सवालों के जवाब देंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही खास विषय पर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि हमारे किसानों के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। तो अगर आपके भी इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं, कोई आशंका है, कुछ जानना चाहते हैं या फिर अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो ये मंच आपके लिए है। तो चलिए एक बार फिर से हम बातचीत की शुरुआत करते हैं और आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इस बीच एक हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं, अर्जुन जी हैं, जिन्होंने फ़ोन किया है। जी अर्जुन जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आप राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं, बताइए क्या सवाल है। मैम, हमने 2019 में जो बीमा करवाया था उसका बीमा भी नहीं आया, और हमने शिकायत की जिला उपभोक्ता फोरम जिला उपभोक्ता फोरम से वो केस भी जीत गए थे, जिसके बाद भी वो बीमा नहीं मिल पाया। और उन्होंने फिर राज्य उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत कर रखी। आपका कहना है कि आपको क्लेम नहीं मिला है, यही आपकी आपके गांव में अन्य किसानों को मिला? और जी आपके क्षेत्र में अन्य किसानों को मिला है क्या क्लेम?
जी मिला था मैम, पर हमें नहीं मिला था वो जिसके बाद हमने जिला बक्सर फार्म में भी शिकायत करके केस जीत गए थे। तो उन्होंने राज्य बक्सर फोरम पे अपील कर दी हमारे खिलाफ। सर क्या बताना चाहेंगे क्या? जी कृष्ण जी। ये किसान भाई का मामला चूँकि उपभोक्ता फोरम से संबंधित अब हो गया है, तो जो नीचे के स्तर पे अगर किसान ने जीती है, तो अगर स्कीम के अनुसार से बीमा कंपनी को अगर उसमें कुछ ऐसा लग रहा होगा कि ये नहीं है, तो बीमा कंपनी राज्य सरकार के लेवल पे स्टेट लेवल कंज्यूमर फोरम में गई है और वहाँ पे जो डिसीजन होगा उसके अनुसार से होगा। तो जब ये मामला उपभोक्ता फोरम या कोर्ट में हो तो उसका जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार पालन किया बिल्कुल। लेकिन ठीक है, अगर उनको कोई समस्या थी तो वो सही फोरम पर गए। सर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, अगर किसान को, किसी भी किसान भाई को अगर लगता है कि उन्होंने बीमा कराया और क्लेम नहीं मिला है, तो वो संबंधित जो जिला स्तर या ब्लॉक स्तर पर ग्रीवांस रिड्रेसल तंत्र है उसमें कंप्लेन करें, लिखित में दें और उसकी पावती लें, या फिर उस संबंधित बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर लिखें या उनके कंपनी को मेल करें और उसे जवाब मिलती है और उसके अनुसार उनको नियमित 7 दिन या 15 दिन के अनुसार से ग्रीवांसेज को क्लेम दिया जाता है, उसके प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। अब अगर किसान उससे संतुष्ट नहीं है तो उसके हायर लेवल पे ही जा सकते हैं। जी बिल्कुल अर्जुन जी, जैसा कि हमें एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ठीक है, आपकी कोई शिकायत थी, आपको लगा कि आपका क्लेम बनता था लेकिन आपको नहीं मिला, तो आप कंज्यूमर फोरम में गए हैं और जो फैसला होगा हमें पूरी उम्मीद है कि वो मान्य होगा कंपनी को भी और आपको भी, और जो भी आपको आशंका है या फिर उलझन है ज़रूर जल्द दूर होगी। इसमें मैं कुछ और अतिरिक्त सूचनाएं देना चाहता हूं। देखिए, ये किसान भाइयों को ये सुनिश्चित किया गया है इस योजना में कि हर एक प्रोसेस जो होती है, हर एक इनरोलमेंट से लेके आपके बीमा कंपनी तक की सूचनाएं जो है आपको मिले कि क्या हो रहा है, आपके क्षेत्र में क्या है, इसमें सहभागी बनाया गया है। तो हर एक क्षेत्र को, हर एक चीज़ों में आपको सहभागी किसानों को दिया गया है। इसके साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर एक सूचनाएं आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो हर एक जगह पर आपको सजग रहना पड़ेगा। कुछ राज्य हम लोग ने देखा है मध्य प्रदेश में कि कुछ बीमा जो बैंक हैं उनकी सूचनाएं जो है पोर्टल पर जमा नहीं किए, जो अपलोड करना था वो नहीं कर पाए। तो उसके लिए जो है, जिसके कारण बीमा जो है दावों से वंचित रह गए किसान, इसके लिए अतिरिक्त प्रावधान किया गया है कि ऐसे जो हैं उसको आप जो है स्टेट लेवल पर पहले आप उजागर करें। अगर आप स्टेट लेवल पर भी एक कमेटी बनी हुई है, केंद्र सरकार में भी कमेटी है, अगर वो नहीं कर पाती है तो आप जो है कोर्ट के दरवाजे जा सकते हैं। लेकिन योजना में ये प्रावधान किया गया है कि किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि देखिए, इस योजना में बहुत प्रावधान किए गए हैं, तो कोर्ट में बहुत टाइम लगते हैं और हम लोग बाध्य हो जाते हैं कि एक बार कोर्ट में चला गया तो कोर्ट का जो डिसीजन होगा तभी हम लोग दे पाएंगे, हम लोग के हाथ बन जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं, किसान भाई से निवेदन करते हैं कि कोर्ट में जाने से पहले जो योजना में प्रावधान है, जो भी शिकायत तंत्र है, उसको आप करें, उपयोग करें, ताकि उससे जल्दी से जल्दी आपको जो है लाभ मिल पाए। यानी मतलब कहने का ये आपका तात्पर्य है कि कंज्यूमर फोरम पर जाने से पहले भी इन समस्याओं को निपटाया जा सकता है। तो आगे अगर जो अन्य किसान सुन रहे हैं हमें, वो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको क्लेम नहीं मिलता और आपको लगता है कि आपको मिलना चाहिए, तो उसके समाधान के लिए भी पूरा एक तंत्र बना हुआ है इस पूरी योजना के अंतर्गत। अब बात करते हैं हरि सिंह से, जो कि हमारे साथ दर्शक हैं पंजाब के कपूरथला से। हरि सिंह जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब जी, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसका लाभ 50 एकड़ वाला किसान भी ले सकता है या कम वाला, इसके बारे में थोड़ा जानना डाला जाए। ठीक है हरि सिंह जी, अच्छा सवाल है आपका। तो सर, इनका सवाल यही है कि मतलब क्या इसके लिए कोई सीमा है कि कितने आपके पास भूमि होनी चाहिए, या फिर इसके पात्रता क्या है? जी देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, जैसा मैं पहले भी बताया था कि सबसे पहले बीमा योजना का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार जो है फसल को अधिसूचित करती है। तो अगर आप जो फसल अधिसूचित राज्य सरकार ने की है उसमें आप अगर उसकी खेती कर रहे हैं, तो आपका खेती के लिए
कोई ज़मीन का सीमा निर्धारित नहीं है। आप स्वयं का खेती कर रहे हो या दूसरे का बटाईदार के रूप में खेती कर रहे हो, आपके पास जितना है, अगर आपके पास डिसमल 1 एकड़ भी है तो भी आप बीमा ले सकते हैं। आपके पास जो है अधिकतम सीमा कुछ कुछ राज्यों में तय की गई है, ताकि सीलिंग एक्ट लगा हुआ है, तो एक इंडिविजुअल फार्मर्स को जो है, जो एक होता है, उससे सीलिंग के आधार से ज़्यादा वो अगर लेते हैं, ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उस पर वेरिफिकेशन होते हैं, स्टेट जो है वेरिफिकेशन करते हैं, लेकिन आप 50 एकड़ का भी बीमा करवा सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें फिर आपको सूचित करना चाहूँगा कि जब आप पंजाब से हैं, तो जैसा मैं बताया था कि राज्य सरकार पहले फसल को अधिसूचित करती है, तो पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, जिसके कारण से है पंजाब के किसान इस योजना के लाभ लेने से अभी तक वंचित हैं। हम लोग अभी राज्य सरकार से बात कर रहे हैं और हम लोग आशा करते हैं कि किसानों के हित में देखते हुए राज्य सरकार जल्द से जल्द इस योजना में जुड़ेगी। जी, और कई अभी भी राज्य हैं जो कि इस योजना से नहीं जुड़े हुए हैं, तो वहाँ के किसानों के भी कई बार सवाल आते हैं कि आखिर वहाँ पर उनके क्षेत्र में क्यों इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो ये राज्य की तरफ से जब होगा तभी आपको इसका लाभ भी मिल पाएगा या फिर उस योजना से आप जुड़ पाएंगे। सर, यहाँ पर एक मैं कृष्ण जी आपसे जानना चाहूँगी कि पहले जो किसान थे थोड़े इसको लेकर आशंकित रहते थे कि पैसा हमारा जा रहा है, कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बीमा कॉन्सेप्ट ही समझ पाना कई बार किसानों को समझा पाना मुश्किल होता था। अब आपको लगता है कि इसको लेकर किसानों की सोच भी बदली है और थोड़ी जागरूकता भी हुई है? बिल्कुल। पहले जो क्लेम दिया जाता था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, वो हम डायरेक्ट पहले बैंकों को भेजते थे और फिर बैंक कुछ समय बाद उन किसानों के खाते में जमा करते थे, और बैंक किसान को कभी कभी ये मालूम नहीं हो पाता था कि मेरा पैसा कहाँ से आया, चूँकि बैंक एक अपने खाते से फिर उन किसानों के खाते में देते थे। अभी इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया गया है। किसानों के जो अकाउंट नंबर इनरोलमेंट के समय लिखा जाता है, उसमें बीमा कंपनी की तरफ से डायरेक्ट किसानों के खाते में दिया जाता है। तो अब किसान को ये पता करना आसान हो गया है कि ये पैसा जो आया है हमारा दावा, फसल बीमा दावा राशि का पैसा आया है और डायरेक्ट बीमा कंपनी की तरफ से आया है। तो इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होने के कारण किसानों में बहुत आगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति रुझान ज़्यादा बढ़ी है, ताकि लगता है कि हाँ, उनको अगर फसल नष्ट हुई है तो दावा योजना के अनुसार उनको दावा मिला है और किसान इनके प्रति अब ज़्यादा रुझान दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो काफ़ी सकारात्मक स्थिति पहले से अब बन गई है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि किसानों को ये लगता था कि हमारा तो पैसा कट रहा है, पता नहीं कभी मिलेगा ही नहीं मिलेगा, मतलब अपने आप में बीमा क्या है ये भी समझा पाना थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अब किसान काफ़ी जागरूक हैं और वो समझ रहे हैं कि ये उनके लिए विपरीत स्थिति में किस तरीके से लाभकारी है। एक कॉलर है शुभम सिंह है, जिन्होंने राजस्थान से, सोहन सिंह, माफ़ कीजिएगा, सोहन सिंह जी है जिन्होंने राजस्थान के भरतपुर से कॉल किया है। जी स्वागत है आपका सोहन जी, बताएं क्या सवाल है? हमारा मैडम है जी, जी अपना सवाल बताइए। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, मेरा सवाल है कि मैंने बीमा दे रखा है केसीसी द्वारा, तो मेरा बीमा अभी मिल नहीं पाया है कि सरसों में 100% नुकसान हुआ है और गेहूं में हुआ है। कलेक्टर साहब से कब वो करके गए। जी, सीजन कौन से सीजन का था बीमा ये आपका? सरसों और गेहूं का है मैडम। जी, रबी का। देखिए, रबी का अभी जो है खरीफ का फसलों का बीमा दावों का भुगतान किया गया, क्योंकि फसल बीमा भुगतान के लिए फसल कटाई प्रयोग की जाती है। उसके बाद फसल कटाई प्रयोग करने के बाद जो आकलन आते हैं वो थ्रेशोल्ड से अगर उसके उपज आंकड़े कम आए तो समानुपात रूप से बीमा दावों का भुगतान किया जाता है। तो अभी तक जहां तक राजस्थान का हमें जो मालूम है, तो रबी का भी उपज आंकड़े अभी आ रहे हैं, अभी अंतिम रूप दिए जा रहे हैं उपज आंकड़े के। तो जैसे ही आपके उपज आंकड़े आ जाएंगे डिजी क्लेम के माध्यम से, अब देखिए एक भारत सरकार में जो पोर्टल है, तो एक पोर्टल बनाई है जिसमें पूरे जो है क्रियाकलाप जो फसल बीमा योजना के हैं सारे डिजिटल रूप से ट्रैक किए जाते हैं।
सभी चीज़ों को। तो उसमें सारे उपज आंकड़े अभी आ रहे हैं, उससे ऑटो कैलकुलेट होगा। उसके बाद जैसे अभी कृष्णा प्रसाद जी बता रहे थे कि सारे को हम बीमा कंपनी जो है सीधे खाते में भेजते हैं पैसा। तो अभी बीमा दावों का गणना हो रही है रबी की। उसके बाद आपको अगर क्षति हुआ है तो निश्चित रूप से आपको बीमा दावों का भुगतान होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए थोड़ी देरी हो जाती है कई बार, लेकिन अगर आपका क्लेम मिलना है तो ये आप बिल्कुल स्वस्थ रहें कि वो मिलेगा ज़रूर। और यही मकसद भी है इस योजना की कि किसानों को जो क्षति होती है उसकी भरपाई हो सके। अब मैं कृष्णा जी आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ शुरुआत में कुछ चीज़ें थी जिनको लेकर किसानों की तरफ से भी ये मांग की गई थी कि उनको बदला जाए, उनमें सुधार किया जाए। तो आज के समय में इस पूरी योजना में किस किस तरह के सुधार या फिर नई चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करीब 16 से लागू हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे उस शुरुआत में इसमें टेक्नोलॉजी का समावेश बहुत कम किया था या ना के बराबर था। बाद में धीरे धीरे हम इसमें भारत सरकार के द्वारा ज़्यादा जोर दिया गया कि टेक्नोलॉजी का इसमें इंक्लूड किया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो। आजकल हम लोग जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि दावा राशि का भुगतान अब डायरेक्ट किसानों के खाते में बीमा कंपनी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए स्थानीय आपदा पे कोई आपके रिस्क आए, ओला पड़ गए या भूस्खलन हुआ, तो अभी हम उसको अगर लार्ज स्केल पे हुआ तो ड्रोन के माध्यम से हम उसको ये सर्वे कर रहे हैं और वो पता कर रहे हैं। अगर लिमिटेड कुछ प्लॉट्स में है तब तो इंडिविजुअल सर्वे होता है। अगर बहुत बड़ा एरिया, पूरा एरिया अगर अफेक्टेड है तो हम उसको ड्रोन के माध्यम से जल्दी बीमा कंपनी के द्वारा उसका सर्वे करा के जल्दी से जल्द दावा निपटारा किया जा रहा है। उसके अलावा एक और इसमें अभी भारत सरकार द्वारा जो नई एडवाइजरी जारी किया गया है उसमें ये कहेगी अभी तक खरीफ रबी 22-23 तक ये था कि जो हम पहले क्लेम दे देते थे स्थानीय आपदा पे, तो टोटल बीमित राशि में से जो फाइनल क्लेम इल डाटा पे मिलता था उसको माइनस करके या एडजस्ट करके देते थे। अब हम भारत सरकार ने अन्य बीमा की तरह जैसे मोटरसाइकिल या कार में होता है, अगर कोई क्लेम 20,000 रुपये का आपका सम इंश्योर्ड है और 4,000 रुपया स्थानीय आपदा में मिल गया है, तो लास्ट जो क्लेम में होता है बेसिक क्लेम जो इसको बोलते हैं, जो इल डाटा के बेस पे होता है, उसमें हम सम इंश्योर्ड को घटा करके जितना परसेंटेज क्लेम बनता है उसके अनुसार दिया गया है। तो वर्तमान में ये सारे कुछ सुधार किए गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इसमें समावेश किया गया है ताकि इसमें और ट्रांसपेरेंसी बने। अभी हमारे सुनील कुमार जी ने बताया कि डिगी क्लेम के माध्यम से हुआ है, तो अभी जो भी अब इस क्लेम को जितना फास्ट करना होता है, इसे राज्य सरकार द्वारा जो भी डाटा है उसको भारत सरकार के पोर्टल पर राज्य सरकार द्वारा चढ़ाया जाएगा और बीमा कंपनी द्वारा अप्रूव होगा। जितने बीमा कंपनी के द्वारा जो डाटा अप्रूव किया जाएगा उसका 20-21 दिन के अंदर में उसको क्लेम सेटल कर दिया जाएगा। तो ये नए तकनीक और नए चीज़ें समावेश की गई है ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। बिल्कुल, यानी जो पैसा पहुंचने का तरीका था वो भी बेहतर हो गया, उसमें भी तकनीक का समावेश है। और जो क्लेम सेटलमेंट के लिए जो सर्वे होता था, जो क्षेत्र की एक रिपोर्ट पूरी बनती थी कि कहाँ कितना लॉस हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, उसमें भी नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है ताकि जल्द से जल्द किसानों तक उनकी भुगतान की राशि पहुंच सके। अगर हम बताएं तो मोटा मोटी में अगर 4-5 मुख्य इसमें सुधार हैं। जैसे आप देखें कि इनरोलमेंट पहला देखा गया कि इनरोलमेंट, तो इनरोलमेंट को काफ़ी सरल किया गया है ताकि हम किसान भाई उसमें आए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन को सरल किया गया है कि हम इसमें केवल 4 डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। आधार नंबर होना चाहिए, जिस खेत पर आप बीमा करा रहे हैं उसका विवरण होना चाहिए, जिस फसल को आप कर रहे हैं उसके लिए होना चाहिए, और बैंक का डिटेल होना चाहिए ताकि आपको अगर बीमा हो तो चला जाए, आपके तुरंत खाते में चला जाए। इसके अलावा जो है हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपके द्वार तक आपको कहीं जाना ना पड़े। हर एक चैनल को हम लोग एक्टिवेट किए हैं ताकि आपको सरल रूप से हो जाए। इसके अलावा जो है पोर्टल बनाया गया है ताकि हम जो ट्रांसपेरेंसी ला पाए, जैसे बता रहे थे ट्रांसपेरेंसी लाए और साथ साथ अकाउंटेबल हो। अगर कोई चीज में किसी तरह का छूट गया, डिले हो गया, अदर चीजें हो, तो हम स्टेक होल्डर को पहचान पाए, उसको हम पनिशमेंट दे पाए और किसानों को सही न्याय दे पाए। बिल्कुल, किसानों के अनुसार जो उनकी तरफ से सलाह भी दी जा रही थी उनको मानते हुए बहुत सारी चीजें बदलाव किए गए हैं और कुछ नई चीजें भी इसमें शामिल की गई हैं। जगदीश है झालावाड़ से हमारे साथ फोन लाइन पर, राजस्थान से फोन पर जुड़े हुए हैं। जगदीश जी बताइए क्या सवाल है आपका?
जी, हम पिछले पॉलिसियां हुई फसल की लगभग 4 के पैसे नहीं। जगदीश जी, आप की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक से। कोई लगता है तकनीकी ख़राबी है आपकी लाइन में, और जब तक हम सवाल आपका ठीक से नहीं सुन पाएंगे जवाब देना भी संभव नहीं होगा। तो आप फिर से हमारा नंबर ट्राई करें जैसे ही आपका कॉल लगेगा, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ज़रूर हम आपके सवाल को शामिल करेंगे। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर आप लगातार देख सकते हैं। इसके अलावा ईमेल पता भी आप नोट करें और हमें मेल करें अपने सवाल। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। सर, कुछ शिकायत निवारण तंत्र भी डेवलप किया गया है, कोई पोर्टल भी बनाया गया है। मैं चाहूँगी दर्शकों को उसके बारे में भी जानकारी दें। देखिए, भारत सरकार के पास बहुत बड़ा चुनौती था कि ये बहुत सारे क्षेत्रों में बीमा योजना लागू है और बहुत सारे इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। कहाँ क्या हो रहा है उसको, और कहाँ किसानों को लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, वो एक जगह एकत्र करना बहुत बड़ा चैलेंज था। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, फार्मर्स ग्रीवांस पोर्टल। इसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि किसान भाई जो है वो उसमें शिकायत करें। शिकायत करने का माध्यम भी अलग अलग रखा गया है कि आप फ़ोन के द्वारा उसमें शिकायत कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा कर सकते हैं, या आप जो है सोशल मीडिया पर भी अगर होगा तो भी कर सकते हैं। प्लस जो हम लोग ने ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर जो शिकायत निवारण तंत्र किए हैं वो सारे माध्यम से इसमें आएंगे। इवन बीमा कंपनियों को भी अगर शिकायत करेंगे तो इसके माध्यम में ही आएगा। तो पूरे जो है आपको जैसे ही शिकायत होंगे आपको पोर्टल पर एंट्री होगा, उसकी डॉकेट नंबर दी जाएगी आपको, आपके SMS माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से दिए जाएंगे लिंक, और जो है उसको ट्रैक किया जाएगा। और सभी स्टेक होल्डर्स को एक टाइम निर्धारित किया गया है कि इसमें जो है उस टाइम को फॉलो करें। और अगर आप संतुष्ट नहीं, हम लोग इसमें कॉल रिवर्स भी करेंगे, किसान भाई से पूछेंगे भी कि आप हैं कि नहीं है, फीडबैक लेंगे। अगर संतुष्ट नहीं है तो उसको फिर से ओपन करेंगे। तो ये इसका बीटा वर्जन जो है हम लोग छत्तीसगढ़ में कर चुके हैं। इसका परिणाम बहुत उत्साहवर्धक रहा है। और अभी हम लोग जो है इसकी जो अन्य प्रक्रियाएं जो होती है क्रियान्वयन के लिए वो हम लोग कर रहे हैं, और जल्द से जल्द इसको पूरे देश में लागू की जाएगी, ताकि जो है किसानों को जितनी भी शिकायत है एक जगह एकत्रित हो। शिकायत के साथ साथ सूचनाएं, बहुत सारे किसान जो है
सूचनाएं एकत्रित करना चाहते हैं हम लोग पोर्टल के माध्यम से तो दिए हैं, लेकिन बहुत सारे जो पोर्टल नहीं यूज करते हैं, फोन माध्यम से यूज करते हैं या तो फोन के माध्यम से हम लोग देंगे, और अन्य सूचनाएं क्लेम के बारे में अदर जो है उसको जो है हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से। एक कॉल आ गया सर, जगदीश जी जिनकी आवाज़ नहीं आ रही थी हम तक ठीक से, वो हमारे साथ फिर से फ़ोन पर है। जगदीश जी बताएं क्या सवाल है आपका राजस्थान जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार जी पिछले वक्त जो पॉलिसियां हुई थी उनमें से कुछ पॉलिसियों के पैसे नहीं डले। उनके पॉलिसीज के क्या हुआ है? जी हमने अभी वो PMFBY वेबसाइट पे देखा तो रिजेक्ट बता रहे हैं। हाँ ऐसे कहने का मतलब पॉलिसी दोबारा से नहीं हुई आपकी, इंश्योरेंस की बात? देखिए इंश्योरेंस हमने करवाया था। ठीक है जी, फिर सर आप पूछना चाह रहे हैं? हाँ मैं देखिए आपने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आपने लगता है बीमा करवाए होंगे। कहीं कहीं हम लोग जब देखे हैं बीमा कंपनियों जब होती है, जब एप्लीकेशन आता है तो उसको वो अप्रूव करने के लिए कुछ देखते हैं कि उसमें डॉक्यूमेंट्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो इसके कारण से अप्रूवल नहीं होता है। तो शायद आप जैसा हम समझ पा रहे हैं आपने कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा बीमा कराए हैं। जगदीश जी शायद हमें सुन नहीं पा रहे हैं। अच्छा सुन नहीं हम पा रहे ये हैं। मान के चलते हाँ हैं मान के चल रहे हैं। ऐसे केसेस में हम लोग उसको एप्लीकेशन को रिवर्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको हम बीमा किसान तक पहुंचे राज्य सरकार के माध्यम से या कॉमन सर्विस सेंटर से, और उनकी जो कुछ अपलोड करने में जो डॉक्यूमेंट्स में त्रुटिपूर्ण रह जाती है या विजिबल नहीं हो पाता है उसको दोबारा से अपलोड करके हम लोग इसको अप्रूव करवाते हैं। इसके लिए बहुत समय दिया जाता है करने के लिए। तो ये अगर ये काम होगा तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि एक बार आप कॉमन सर्विस सेंटर जहां बीमा कराएं वहां आप जाएं और उनके पास आपके जो रिजेक्टेड है ना उनका रीजन लिखा हुआ रहता है, वो देख पा रहे होंगे। ऐसे आपको भी रिजेक्शन का जो SMS गया होगा उसमें भी रीजन रहता है, तो एक बार आप अवश्य देख लें उसको। जी सर एक चीज़ और बताएं कि हमने ये भी देखा है कि पहले जो क्योंकि ये केंद्र और राज्य के सहयोग से चलाने वाली योजना है और वैसे भी कृषि का जो विषय होता है राज्यों का ही होता है, तो ऐसे में जो राज्यों की जवाबदेही को और सुनिश्चित करने के लिए और मजबूत करने के लिए क्या कोई कदम उठाया गया है? देखिए ये योजना है, ऐसे तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसका क्रियान्वयन जो है वो केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। इसमें बीमा कंपनी केंद्रीय एजेंसी है। इसमें राज्य सरकार का बहुत दायित्व दिया गया है, उन्हीं को और फाइनेंशियल दायित्व दिया गया है प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव दायित्व भी दिया हुआ है। तो इसमें बीमा में जो भी है फसल का चयन, क्षेत्र का चयन, किस तरह से लाभान्वित होंगे किसान, उनको हम कैसे करेंगे, वो सारे चीज़ राज्य सरकार करती है। तो राज्य सरकार ये सारे कार्य तो बड़ा सुचारू रूप से कर लेते हैं, लेकिन मेन चीज़ है वित्तीय दायित्व जो दिया गया है। वित्तीय दायित्व में कभी कभी किसान को अन्य योजनाओं में डिमांड हो जाता है या किसी तरह की उनके बैलेंस करने में रह जाते हैं, जिसके कारण से फसल बीमा योजना का जो पैसा होता है सब्सिडी में उनका जो योगदान देना होता है अंश, वो नहीं दे पाते हैं। इसके लिए योजना में हम लोग ने इस बार जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संशोधित किया गया है खरीफ 23 से कि आप जो है पहले जब आप नोटिफिकेशन करेंगे उसके पहले जो आपके राज्यांश है उसका आप जो है एक एस्क्रो अकाउंट खोल के जमा कर देंगे। और केंद्र सरकार भी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को अपने जो जितने देनदारी बनती है जो पोर्टल पर है पिछले जो बीमित हुए हैं उसके आधार पर, वो भी AIC को रिलीज करती है ताकि तुरंत दे पाए। इससे क्या होगा कि किसानों को जैसे ही भुगतान बीमा दावों का होगा भुगतान करना होगा तो ताकि तुरंत हो पाए, क्योंकि इसमें देखेंगे कि फेज वाइज में भुगतान करना होता है। कुछ प्रिवेंटेड सोइंग है, तो प्रिवेंटेड सोइंग है जिसमें आपको फसल नहीं लग पाई, उपज नहीं हो पाया, उसी टाइम आपको तुरंत भुगतान करना है 25%। तो अंतिम जो है उसको जो पूरा आपका सब्सिडी है वो आने का इंतजार ना हो, तो इसके लिए तुरंत है कि जब तुरंत राज्य सरकार के पास आया और केंद्र सरकार को बीमा कंपनी को पैसा दिए और तुरंत किसानों को चला गया। तो इसमें है किसानों को जल्दी से जल्दी भुगतान हो, इसके लिए वित्तीय दायित्व जो है उसको और स्ट्रिक्ट किया गया है, जवाबदेही दी गई है। और इसमें देखा गया है कि हम जो है एक डिसिप्लिन बनाए और किसानों को हित को सर्वोपरि माने। जी कृष्णा जी, जैसे कि 1 जुलाई से 7 जुलाई का जो ये पूरा सप्ताह है ये हम फसल बीमा सप्ताह के तौर पर मना रहे हैं। मकसद यही है कि किसानों तक पहुंचा जाए और कुछ एक क्षेत्र अभी भी है जो कि थोड़ा पीछे हैं जिन्हें सरकार अब आगे लाने का प्रयास कर रही है। तो किस तरह के कार्य इन 7 दिनों में रहेंगे? हाँ देखिए, इस
फसल बीमा जो सप्ताह जो हर एक वर्ष मनाया जाता है, हर एक सीजन में, खरीफ में और रबी में। खरीफ 23 के लिए 1 जुलाई 23 से मनाया जाएगा, एक सप्ताह के लिए। इसमें बीमा कंपनी भारत सरकार के दिशा निर्देश और राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार हर एक ज़िलों में जाती है, गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक जाती है, पहुंचती है। वहां पे हम लोग सोशल मीडिया के अलावा जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसके थ्रू भी प्रचार करते हैं, जैसे पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं। पिछले वर्ष हम लोगों ने वैन भी चलाए थे। उसके अलावा नुक्कड़ नाटक भी करते हैं और बीमा पाठशाला का आयोजन करते हैं। बीमा पाठशाला में जो हमारा पिछले किसान जुड़े हैं वो लाभ लिए हैं, उनको उसी गांव से किसान को हम बुलाते हैं, वो अपनी बताते हैं कि हमने फसल बीमा का लाभ कैसे लिया और किस तरह करते हैं। बिल्कुल। और इस तरह से बीमा कंपनी का ये प्रयास रहता है कि हर एक किसान के पास उसका जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो भी जानकारियां हो वो दें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका जुड़कर इससे लाभ उठाएं। बिल्कुल। तो जो लाभान्वित किसान होते हैं उन्हें एक तरह के उदाहरण के तौर पर किसानों के सामने वो होते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं, जिससे अन्य किसान भी प्रेरित हो सके और साथ ही उन्हें जागरूक भी किया जा सके। एक कॉलर है लालचंद जी, जिन्होंने कॉल किया है। और लालचंद जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। जैसे कि हमारे यहाँ पर आधे किसानों के फसल बीमा डल चुका है और आधे किसानों का अभी तक नहीं डला। आधे किसानों का बीमा हो चुका है और आधों का नहीं हुआ। हाँ। ये मतलब क्या इसमें क्या जानना चाह रहे हैं आप कि सबका क्यों नहीं हुआ? जैसे कि ICICI बैंक में 2 किसान है तो 2 में से 1 का डल गया, 1 का नहीं डला। बीमा दावों का भुगतान नहीं डला या बीमा नहीं हो पाया? बीमा तो हुआ है, बीमा का भुगतान नहीं हो पाया। इसमें देखिए किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि देखिए बीमा का मतलब होता है कि आपका फसल नुकसान हुआ है तो उस टाइम हम बीमा के माध्यम से आपको जो आर्थिक क्षति हुई उसको हम भुगतान करें। आप जीवन बीमा लेते हैं, स्वास्थ्य बीमा लेते हैं, पशु का बीमा लेते हैं, मोटरसाइकिल का बीमा लेते हैं और गाड़ी का भी बीमा लेते हैं। तो बीमा का मतलब किसानों को समझना पड़ेगा कि बीमा का मतलब है कि जब फसल का नुकसान हो तभी होगा। राजस्थान में बहुत सारे फसलों का बीमा हुआ है। जिस फसल का अगर नुकसान हुआ है उस फसल के तो बीमा दावे किसानों को चला गया होगा। अगर जिस फसल का नुकसान अगर नहीं हुआ, जो हमारे फार्मूला दिया गया स्कीम में, उसके आधार पर अगर बीमा दावा दे नहीं है तो उन किसानों को बीमा दावा दे नहीं होगा। तो ये बीमा कराने का मतलब ये नहीं है कि हर एक साल हर एक सीजन में आपको बीमा का राशि मिलेगा। जैसा कि सर आपने पहले ही बताया कि जो नोटिफाइड फसल है उस क्षेत्र के बारे में, और अगर आपने उसी का ही बीमा कराया है और आपने अगर कोई और फसल लगा ली तो फिर तब भी बीमा क्लेम आपको नहीं मिलता। तो इसके बारे में भी तुम थोड़ा समझेंगे। कई बार किसानों को इस बारे में पता ही नहीं होता है। जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह,
इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच गए हैं। अगर अभी तक आपने कॉल नहीं किया है या फिर आपके सवाल को हम कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए हैं तो ज़रूर हमें कॉल करें। आप ईमेल भी कर सकते हैं। और एक बार फिर से कुछ और बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं सर। जैसे कि ब्रेक से पहले कुछ दर्शकों के कॉल्स भी लगातार ऐसे आ रहे हैं कि उनको कहते हैं कि क्लेम नहीं मिल रहा है और किसानों की जानकारी का एक बार ये भी अभाव रहता है कि उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी फसल के लिए अधिसूचना है, यानी कौन सी फसल बीमित है, और वो कोई और फसल ले लेते हैं। और जब इस तरह की स्थिति आती है, जब उन्हें क्लेम की ज़रूरत होती है तो उन्हें क्लेम नहीं मिल पाता। तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को थोड़ा इसके बारे में भी विस्तार से बताएं। देखिए ये जो पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखा गया था, खास करके वैसे किसान जो ऋणी किसान थे, क्योंकि जब ऋण लेने जाते हैं तो ऋण अपने आप ऋण लेते हैं और उस टाइम फसल ये किसान जो घोषणा करते हैं कि जिसमें हमको स्केल ऑफ फाइनेंस ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऋण मिल पाए। उसके अलावा जो है ऋण का जो साइकिल होता है 5 साल के लिए होता है, तो उस बीच में भी पहले साल तो जो है अच्छे से आए, बैंकर्स ने बताया और उसने खेती की है, दूसरे साल वो बदल देते हैं। तो ये चीज़ें थी पहले वाली योजनाओं में भी इस तरह की प्रॉब्लम हुआ करता था, जिसमें हम लोग एरिया करेक्शन फैक्टर से करेक्ट कर लेते थे। सभी को एक तरह से कहिए कि पनिशमेंट मिलता था, फ़ायदा किसी को नहीं था। इसमें ये उसके अलावा ये किया गया है कि आपको जो है स्थानीय आपदा के कारण खेतवार आकलन का प्रावधान है। तो इसमें किसानों को सुनिश्चित करना होगा कि आप जो बीमा कराए उसी का आप जो है खेती कर रहे हो। अगर आपने दूसरी फसल लगा ली और बीमा किसी और फसल का किए हुए हैं, तो जब खेतवार आकलन के लिए जब अगर बीमा कंपनी और राज्य सरकार के संयुक्त समिति आएगी तो अगर फसल नहीं होगा तो आप उसके लाभ से वंचित हो जाएंगे और एक तरह से ये शिकायत चल जाता है और अदर है, जिसको हम लोग काफ़ी प्रचार प्रसार किए। योजनाओं में हम लोग ने प्रावधान किया है कि 7 दिन तक आप जो 2 दिन पहले तक, जब कट ऑफ डेट है उसके 2 दिन पहले तक आप जो है इसको बदल लें जो फसल करवाए गए हैं। इसके अलावा हम लोग ने जो है इनका जो है एक्नॉलेजमेंट रिसीट भी दिया, ताकि जो किसानों को पता चले कि आपने बीमा सही में किस फसल का कराया और रोप क्या रहे हैं। अगर इसमें भी त्रुटि रहा तो हम लोग ने उस टाइम देते हैं कि अगले सीजन में आप जो है जाके बैंक में आप इसको फसल को सही कर लें। इसके अलावा जो है हम लोग बीच बीच में फसल बीमा पाठशाला करते हैं हर एक गांव में, हर एक जगह में, ताकि हम किसानों को सेंसिटाइज कर पाएँ कि देखिए आपको 2 चीज़ें बहुत है, क्योंकि आपको ये अब पूरी ट्रैकिंग हो रही है पोर्टल के माध्यम से और इसमें हर एक किसानों को चिन्हित, खेतों को चिन्हित किया जा रहा है, फसल को चिन्हित किया जा रहा है और आदमी को चिन्हित किया जा रहा है। अभी ई क्रॉपिंग के माध्यम से हम लोग पूरे डेटा जो है किसानों का एकत्र कर रहे हैं। तो आपका अगर गलत होगा तो हमें ई क्रॉपिंग बुकिंग कर रहे हैं, हर एक किसानों का जो फसल लगा रहे हैं उसका हमारे पास पोर्टल पर एग्री स्टैक पर डेटा आ रहा है। अगर मिसमैच होगा तो बीमा कंपनी जरूर इसमें चाहेगी कि हम आपको क्लेम किसी न किसी कारण से आपको हम क्लेम ना दें, उनको देनदारी ना बने। तो ये चीज़ें होती है, इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकार हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि आप सही सूचना दें और जानकारी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं ताकि योजनाओं का सही लाभ सही किसानों को मिल पाए। जी कृष्ण प्रसाद जी, क्योंकि अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच गए हैं तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि बहुत सारे अभी भी किसान जो मैं देख रहे हैं जिन्होंने ऋण नहीं लिया है लेकिन वो बीमा कराना चाहते हैं, उन्हें कई बार उनका ये कहना होता है कि हमें पता नहीं होता हम कहाँ जाएं। और एक ये भी शिकायत होती थी कि जो बैंकों की तरफ, बीमा कंपनियों की तरफ से जो प्रतिनिधि हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी संख्या कम थी। तो क्या इस स्तर पर भी कुछ सुधार किया गया है और क्या डोर स्टेप पर जाकर के भी किसानों का बीमा किया जा रहा है उनकी फसल का? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत अब ये सुनिश्चित किया गया है कि जो नॉन लोनी किसान, गैर ऋणी किसान हैं, वो चाहें तो बैंक के माध्यम से या कॉमन सर्विस सेंटर जो उनके गांव में उपलब्ध है उसके माध्यम से, या अभी नया ऐड किया गया है भारत सरकार द्वारा इंडियन पोस्टल ऑफिस के पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वो जाकर के अपने बीमा कराएं। बीमा कराने की जब ये जगह जाएंगे तो कुछ उनको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा, जिसमें सर्वप्रथम वो उनके ज़मीन के, अगर खुद की ज़मीन है तो जमाबंदी या टेनेंसी सर्टिफिकेट, अगर नहीं है तो टेनेंसी सर्टिफिकेट लेना होगा। दूसरा
KYC के लिए आधार कार्ड चाहिए और पासबुक की कॉपी चाहिए। चूँकि इसमें जो क्लेम दावा राशि बनता है वो उनके किसानों के खाते में डायरेक्ट बीमा कंपनी के द्वारा दिया जाएगा, तो वो किसान का अपना पासबुक की प्रति, आधार और जमाबंदी लेकर के जाएं। साथ में अगर अपने किसान सोइंग सर्टिफिकेट लेकर के जाएं और वहाँ पे अपने बीमा करा सकते हैं। ये एक सुनिश्चित किया गया है भारत सरकार की तरफ कि जो भी किसान अगर बैंक से लोन नहीं लेते हैं तो उनके आसपास के क्षेत्र में जो भी जैसे पोस्ट ऑफिस या कॉमन सर्विस सेंटर जितना नज़दीक हो वहाँ जाकर के वो बीमा ले सकते हैं। इसमें मैं और जोड़ना चाहूँगा कि इसमें जो है भारत सरकार के एक पोर्टल है, पोर्टल के माध्यम से भी आप बीमा अपना करा सकते हैं। और इसके अभी भारत सरकार एक ऐप बना रही है, इंटरमीडिएरी ऐप कहते हैं, उसके माध्यम से भी आप करा सकते हैं। तो आप ये अगर कोई किसान बिहार का है और अगर वो मुंबई में बैठा हुआ है तो वहाँ से भी आप बीमा करा सकते हैं। इसमें क्षेत्र का जो है आपको क्षेत्र की जो बॉन्डिंग है और लिमिटेशन है वो समाप्त कर दी गई है, कहीं से भी आप बीमा करा सकते हैं। जैसे कि हम अन्य बीमा लेते हैं उसी तरह से फसल बीमा भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है और जैसे कि सभी योजनाओं का मकसद यही है कि किसानों को इससे लाभ हो, वो और सशक्त बने और ऐसी अगर विपरीत स्थिति होती है तो उन्हें एक सहारा मिले, वो अपने आप को बिल्कुल ये ना समझे कि अब ऐसी स्थिति में वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो फसल बीमा योजना इसी तरह का एक उनके लिए कवच है जिसके बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं। फिलहाल आज के हेलो किसान में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, कृष्णा जी आपका भी, आप स्टूडियो में आए और आज की योजना पर इतनी विस्तृत चर्चा की, किसानों को इतनी बारीकी से समझाया कि क्या है योजना और कैसे इसे और बेहतर लगातार किया जा रहा है। और एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई यानी पूरा जो सप्ताह है ये फसल बीमा योजना के तौर पर मनाया जा रहा है और किसानों को इसको लेकर और जागरूक किया जा रहा है। तो कल हमारा कल का विषय क्या है, आइए डालते हैं उस पर नजर। कल का हमारा विषय है गर्मियों में मधुमक्खी पालन और साथ ही अरहर की उन्नत किस्में एवं बुआई। तो इस पर हम कल बात करेंगे। अगर कोई भी आपके सवाल हैं, आप कुछ जानकारी चाहते हैं, कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर सभी जगह आपके लिए उपलब्ध है। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर जाकर फॉलो भी करें और अपने सवाल भी हम तक पहुँचाएँ। और ये हमारा कॉल सेंटर नंबर है, डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आप हमें कॉल करें, अपने सवाल इस नंबर पर रिकॉर्ड करवाएं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। अगर आज के कार्यक्रम को आप फिर से देखना चाहते हैं, कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर जाएँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आज जो फसल बीमा योजना के बारे में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, उससे हमारे किसानों को ज़रूर लाभ होगा। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।